अभी हम लोग हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रांगण में और हम लोग ये वीडियो शूट कर रहे हैं ऑडियंस फोरम के लिए। आज हमारे जो मेहमान हैं ऑडियंस फोरम पे वो हैं त्रिलोकी गाजीपुरी, जो भोजपुरी और हिंदी सिनेमा में लिखते हैं और उन्होंने बहुत सारी भोजपुरी फिल्में लिखी हैं, जिनमें प्रमुख हैं दबंग दामाद, दिल फांसल तोहर दुपट्टा में, दिलदार से दिल लागल और बिंदिया चमकेगी। इन्होंने हिंदी फिल्मों में भी लेखन कार्य किया है, जिसमें मुख्य जो एक फिल्म है वो है हॉन्टेड विलेज, और इन्होंने एक बंगाली मूवी भी लिखा है जिसका नाम है बग्गा। तो आइए हम आपका बात करते हैं त्रिलोकी गाजीपुरी से। इनसे मेरा पहला सवाल ये होगा कि नमस्कार, मैं त्रिलोकी गाजीपुरी, फिल्म राइटर। त्रिलोकी जी, आपने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से एमए इंग्लिश किया, उसके बाद आपका भोजपुरी सिनेमा में लेखन के तौर पर आपने लेखक के तौर पर आपने ज्वाइन किया। तो ये सफ़र कैसा, आपने कैसे शुरुआत किया आपने इसकी? सफ़र ये नहीं कर सकता कि बहुत टफ़ था, हालांकि जो कुछ पाना चाहता है उसके लिए टफ़ नहीं है कोई भी चीज़, ईजी होता है जिसके अंदर अगर मतलब फर्म डिटर्मिनेशन हो कि नहीं मुझे कुछ पाना है। तो मेरे लिए भी टफ़ नहीं था। मैं उसको टफ़ नहीं कर सकता है कि एग्ज़ाम का जिस तरीके से एक स्टूडेंट अपने मतलब क्वालिफिकेशन को बीट करने के लिए एग्ज़ाम क्वालिफाइड करना पड़ता है और नेक्स्ट क्लास में जाने के लिए, उस तरह मेरा भी कोई टेस्ट था, एग्ज़ाम था, यूँ कह सकते हैं। लेकिन हाँ, टफ़ था। ये ऐसा फील्ड है कि यहाँ पे कोई श्योरिटी नहीं है कि कब आप सक्सेस हासिल करोगे। कितने लोग ऐसे होते हैं कि अनसक्सेस बाहर हो जाते हैं, कितने लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। बट मैं अपने आप को बहुत फॉर्चुनेट समझता हूँ। मैं मतलब बहुत कम समय में, तो विदिन द 6 मंथ में मेरी फिल्म आ गई थी जिसका नाम था वो रैम्बो राजा, संजान गुजरात में शूट हो रहा था। मैं हालांकि मैं देखने गया था, 3000 रुपया दिया था कि मैं शूटिंग कैसे होती है ये मुझे पता देखना था। मैंने लाइफ में कभी शूटिंग नहीं देखा था। तो एक आदमी से मैंने बोला जो चाय पिलाते हैं, मैं बोला कि भैया आप मुझे शूटिंग दिखा दीजिए। तो उन्होंने बोला कि 3000 रुपया लगेगा, 3 दिन का शूटिंग दिखाएंगे। मैंने कहा ठीक है, आप मुझे शूटिंग दिखाने के लिए दे दीजिए। मैंने उसको 3000 रुपया दिया और मैं शूटिंग देखने गया। मैं जिस दिन शूटिंग देखने गया उस दिन मुझे हवलदार का रोल मिल गया। बड़ा लकी हूँ, हालांकि मैं कुछ नहीं जानता था। मैं उससे पहले ये सुना हुआ था कि थोड़ा सा गलती करने पर डायरेक्टर मार कर भगा देते। बड़ा मतलब एक अंदर से एक डर था, अफ्रेड था, मैं डरता था उससे। फिर मैं हवलदार का गेटअप में वहाँ पे आया तो मैं परफॉर्म किया तो अच्छा लगा डायरेक्टर। हालांकि मुझे एक्टर नहीं बनना, राइटर बनने के लिए पहले से ही मेरे दिमाग में था, एक टारगेट था। फिर मैं 1-2 दिन मैंने वैसे एज अ हवलदार परफॉर्म किया, एक्टिंग किया। मतलब मेरे को लगता है तीसरे दिन जो डायरेक्टर थे मिस्टर धीरू यादव जी, उन्होंने बोला कि डायरेक्शन सीखना चाहते हो? तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैंने कहा हाँ ऑफकोर्स मैं सीखना चाहता हूँ। तो वहाँ पे 7 एडी थे, उनके काम बांटा गया था, मुझे 8वें नंबर पर रखा गया। तो बड़ा वो टॉर्चर करते थे क्योंकि वो सीनियर थे, बड़ा टॉर्चर करते थे। आप ट्रस्ट करो, मैं पता नहीं मुझे नहीं समझ में आता है। मुझे ये मैं कह सकता हूँ अपने शब्दों के माध्यम से कि किसी चीज़ में अगर आप पागल हो जाओगे ना पाने के लिए, कसम खुदा कि वो हासिल हो जाता है। मैं अपनी एक्सपीरियंस शेयर किया हूँ। मैंने भी काफ़ी मतलब 700-800 बुक मैंने अभी भी पढ़ा और पढ़ता भी रहता हूँ। ऐसा मैंने कभी नहीं है, मैं अपनी एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि अगर पागल हो किसी चीज़ को पाने के लिए ना तो पक्का हासिल होता है। क्योंकि मैंने उस दिन देखा कि मुझे 7 दिन के अंदर मैं एसोसिएट डायरेक्टर बन गया था। 7 दिन के अंदर, विदिन द 7 डेज मुझे मतलब वो 7 लोग मेरे पीछे हो गए, मैं फ्रंट पे हो गया। एक पागलपन था। मैं सोच रहा था ये अपॉर्चुनिटी अगर दोबारा चला जाएगा ना, पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मैं बड़ा भावुक हो रहा हूँ क्योंकि मैं वो मंजर में मुझे याद आ रहा है, मैं रियलाइज़ कर रहा हूँ। तो ये होता है पंकज भाई, मतलब आप किसी चीज़ को पाने के लिए बड़ा कष्ट हुआ। अभी तो मान लो काफ़ी लोग, मैं कादर खान जी से भी बीच में मिला था, उस समय व्हील चेयर पर आए, मैं रोने लगा क्योंकि मेरे घर वाले एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। क्योंकि मैं जब भाग गया तो, क्योंकि हम लोग गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं ना, तो गरीब लोगों के सपने में भी फिल्म इंडस्ट्री नहीं आती या ना हीरो आते हैं। क्योंकि यहाँ पे उनके माइंड में ये सेट होता है। मेरे पापा बचपन में एक्सपायर कर गया, मैं 7-8 साल का था। तो मेरे भैया मुझे पाल पोस कर बड़ा किए। तो भैया को एक आशा था, एक्सपेक्ट था कि नहीं ये कुछ करेगा। BHU मैंने BHU MA किया तो इसको उनके लगा कि कुछ बढ़िया कंपनी में जाएगा तो बढ़िया मतलब जॉब करेगा तो बढ़िया इनकम करेगा, तो कहीं हमारे घर और मतलब जो हमारी हमारी जो बैकग्राउंड मतलब बहुत लो थी उसको स्ट्रॉन्ग करेगा, ऐसा उनका उम्मीद था। उसी बीच में मैंने एक ऐसा बड़ा सपना अपने दिमाग में रख लिया कि उनको समझ में नहीं आया। मैं घर से भाग गया बैग लेकर। भैया बोल दिए कि ऐसे तू मेरे लिए मर गया है। मतलब बड़ा मुझे दुख हुआ क्योंकि पापा एक्सपायर कर गए थे। फिर भैया भी ऐसा बोल दिए, घर वाले भी मुझे अनएक्सपेक्टेड बोले कि मर गया है, आज के बाद घर मत आना। मैं बारिश हो रही थी, मैं घर से भागा, वहाँ से मुंबई गया। हालांकि पैसे भी नहीं था। एक मेरा दोस्त था प्रिंस जलान, मैं उससे पैसा 2000 रुपये उधार मांगा और फिर मैं
ट्रेन से सफ़र करते हुए भागा, मतलब बहुत, मैं ये नहीं, अभी भी नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी एक्सपीरियंस से ये कहता हूँ कि एक बार हर इंसान को गरीबी में जीना चाहिए, एहसास होता है कि गरीब होते होगा, और जब वहाँ से आप छलांग मारोगे ना, माँ कसम आप अमीर भी बन जाओगे ना तो किसी गरीब को एक्सप्लॉइट नहीं करोगे, ऐसा एहसास, ऐसा एक दर्द अपने अंदर छिपा रहता है कि नहीं, हम उस तरीके से मैं निकला हूँ वहाँ से। और बीच में मैंने कादर खान जी से भी मिला, मैंने बीच में सीरियल भी किया जिसका नाम था सावित्री देवी कॉलेज एंड हॉस्पिटल में असिस्टेंट, उसमें राइटर था, कलश पे आता था, उसमें भी किया। मैं कुमकुम भाग में भी असिस्टेंट डायरेक्टर किया बालाजी में, मैंने काफ़ी सफ़र किया। लेकिन मैं कादर खान जी से उस बीच मिला तो मैं, एक फ़िल्म मेरी आ चुकी थी रैम्बो राजा, तो उस समय मैं कादर खान जी से मिला तो मैं रोने लगा। कादर खान जी के, मतलब इतनी बड़े लेजेंडरी आदमी मेरे सामने, मैं रोने लगा। पूछे क्या बात है, क्यों रो रहे हो? मैं बोला मेरे पापा मैं 8 साल का था तो मेरे पापा एक्सपायर कर गए। उसके बाद मैं फिल्म के लिए मैं निकला तो मेरे भैया ये सब मतलब मुझे बोल दिए कि आज से मेरे घर, मैं मतलब मेरे घर के लिए, तुम्हारा ये घर नहीं है, मर गए हो तुम मेरे लिए, उस लिए रो रहा था। तो आए और बड़े अच्छे से बोले कि मैं जो लाइन तुझे बोलने जा रहा हूँ ना बेटा, मैं अपने जीवन पे वो लिखा था। बड़ा अच्छा लाइन बोले कि ताल्लुक़ कौन रखता है किसी नाकाम से, मिले जो कामयाबी तो सारे रिश्ते बोल पड़ते हैं, खामोश रखते हैं अहले जुबा, तुम्हारे ऐबों पे चर्चा हो तो गूंगे भी बोल पड़ते हैं। गजब की लाइन, कसम से मैंने एक, वो लाइन मुझे बारूद बना दिया उस समय। मैं निकला बाहर, मैंने कहा कि या तो इतिहास रच देंगे या तो साला दम तोड़ देंगे। इस तरीके से मैंने अपना सफ़र, आज मुझे खुशी होती है कि आज घर वाले तो छोड़ो, इतने लोग मेरे मतलब डेली फ़ोन पे फ़ोन आता है, भैया मुझे काम दिलवा दो, मुझे काम दिलवा दो। तो मुझे इतने लोग प्यार करने वाले थे, प्यार करने वाले हैं भी, उस समय नहीं थे, मैं ये मानता हूँ। तो ये सफ़र रहा पंकज भाई, और हर किसी को मैं अपने माध्यम से बताना चाहता हूँ कि यदि आप अपना वजूद नहीं बनाओगे ना, कोई पूछने वाला नहीं है यहाँ पे। भीड़ तभी लगती है आपको मिलने के लिए जब आप सक्सेस होते हो, वरना कोई नहीं पूछता है। त्रिलोकी जी, आपने जो अभी अपने सफ़र के बारे में बताया, किस तरीके से आप फिल्मों में गए और किस तरीके से आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, तो आप मुझे अब ये बताइए कि BHU से आपने क्या सीखा जो आपको उतने दिनों तक आपको मजबूती देता रहा, और जिस मजबूती की वजह से आप खड़े रहे फिल्म इंडस्ट्री में इतनी कठिनाइयों के बावजूद भी? एक्चुअली पंकज भाई, मैं BHU की बुराई नहीं कर रहा हूँ। जब मैं BHU में पढ़ रहा था तो एक हौड़ था लोगों को PhD करने का। मुझे, हालांकि PhD अच्छी बात है, मुझे बहुत गौरव होता है अपने दोस्तों पे जो लोग PhD करते हैं, अच्छी बात है। PhD अगर नहीं करेंगे, स्कॉलर नहीं बनेंगे तो स्टूडेंट को पढ़ाएंगे कैसे। लेकिन मैं देखा जो प्रोफेसर भी आते थे तो वो वैसा ही मतलब सजेस्ट करते थे कि ये बुक पढ़ो, ये नेट क्वालिफाइड करने के लिए। मुझे लगा, मुझे पहले से ही था कि मुझे कुछ अलग करना है, क्योंकि मैंने डॉक्टर राकेश सिन्हा जी हैं, वो भगवान है मेरे। मैं बिलीव नहीं करेंगे आप, मैं ग्रेजुएशन कर रहा था, मुझे पैसे नहीं थे ग्रेजुएशन करने के लिए। मैं यहाँ से, वो ही मुझे बोले थे कि तुम अगर अलग नहीं करोगे तो एक यूनिवर्सिटी में आकर पढ़ाना, कॉलेज में पढ़ाना, मतलब यहीं के लोग जान पाएंगे, मतलब जिसको आप पढ़ाओगे ऑलमोस्ट वो कॉलेज के लोग आपको जानेंगे। तो मैं यहाँ पे देखता था एक हॉल था BHU में, मतलब हालांकि मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत ज़्यादा सीखा। यहीं से तो मुझे एक वो मिला, मुझे बारूद अंदर से जगा के नहीं, मुझे कुछ अलग करना है। तो मुझे बहुत प्रोफेसर थे जो मुझे बड़ा अच्छा एडवाइस देते थे, बहुत। हालांकि BHU भाई नो डाउट बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। अगर आप एक दो का नाम लेना चाहें, जैसे स्टूडेंट का, जो मेरे क्लासमेट थे, अरे राकेश कुमार पंकज भाई थे, वो सुजीत भाई थे, और प्रशांत भाई थे, और पंकज भाई थे। अरे एक्चुअली काफ़ी लोग, सचिता आनंद, बहुत ऐसे लोग थे जो मुझे बड़ा उनके साथ अच्छा लगता है। सिम बुद्धा थे, वासुदेव भाई थे, मतलब काफ़ी ऐसे लोग थे, मुझे बहुत अच्छा लगता था उनसे मिलकर। हालांकि ये लोग, मैं उसी क्यू में थे, उसी रो में थे, PhD वाले में भी थे, लेकिन मैं अलग था। हालांकि मुझे काफ़ी बार बोलते थे क्या कर रहे हो, हालांकि मैं क्लास भी करते थे तो मैं उसमें लिखता था, ड्रामा लिखता रहता था कुछ ना कुछ। मुझे एक जुनून था, सनक थी मुझे राइटर बनने की, फिल्म इंडस्ट्री में जाने की। मुझे क्या प्रोफेसर क्या सजेस्ट करते थे PhD के लिए, मुझे कोई, मैं केयर ही नहीं करता था। मुझे वो सनक था, वो पागलपन था, मुझे जाना है, मुझे जाना। हालांकि मैंने इतनी बुक BHU में पढ़ा, हालांकि वो आज मुझे बेनिफिट होता है लिटरेचर के स्टूडेंट होने में। आज वो एक राइटर को, मुझे लगता है कि राइटर को, हर राइटर को BHU जैसी यूनिवर्सिटी में पढ़ कर जाना चाहिए, राइटिंग करना चाहिए। मुझे बड़ा प्राउड फील होता है कि मैं BHU का स्टूडेंट हूँ। ये रहा। तो मैं बहुत कुछ सीखा BHU से, बहुत आप लोगों से, मेरे क्लासमेट जितने थे, जिसका भी मैं नाम लिया, उनसे भी मैं बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ सीखा मैंने उनसे। थैंक यू मैं वो अपने क्लासमेट को, दोस्तों को।
हाँ तो त्रिलोकी जी, अब मुझे आप ये बताइए कि आप काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आने के बाद आपने राइटर बनने का तय किया या उससे पहले ही आप सोच चुके थे कि आपको एक राइटर बनना है? तो एक्चुअली भाई साहब, मैं राइटर बनना तो मैं ग्रेजुएशन में तय किया। हालांकि मेरी लाइफ पहले मैं ऐसा नहीं सोचता कि मैं राइटर बनूंगा। हालांकि घर की माली हालत ख़राब होने की वजह से मैं काफ़ी कंपनियों में भी काम किया, जैसे हिंदुस्तान सिरिंज मेडिकल डिवाइस बल्लभगढ़ हरियाणा में, दिल्ली में काम किया, मुंबई में एक फेविकोल कंपनी में काम किया। मैं ग्रेजुएशन इसलिए किया कि मुझे सुपरवाइज़र बनना था, मुझे राइटर नहीं बनना था, मुझे सुपरवाइज़र बनना था। मैं ग्रेजुएशन करने के लिए मैं हिंदू पीजी कॉलेज में आया, एंट्रेंस क्वालिफाइड किया और एडमिशन हुआ। हालांकि थैंक यू वो राकेश सर जिन्होंने मुझे, भगवान है मेरे वो, जिन्होंने मुझे प्लेटफॉर्म पे पढ़ाते रहे, प्लेटफॉर्म पे पढ़ाए 3 साल। मुझे कभी ये महसूस नहीं हुआ कि फ़ीस मेरा जमा हुआ है कि नहीं हुआ, बुक मिला है कि नहीं है। वो हमेशा बोलते थे कि तुझे इससे कोई केयर नहीं करना है, तू खाली पढ़। और आज भी वो हेल्प करते, वो मेरे भगवान, आज भी उनका फ़ोटो मेरे घर में लगा हुआ है भगवान के जस्ट बाजू में। वो अगर मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ तो उनका मतलब उन्हीं का देन है। मैं राकेश सर का पूरा श्रेय मैं राकेश सर को देता हूँ ये चीज़। और वो हाँ, जब वो पढ़ाने लगे तब मुझे मेरे अंदर से जगा कि नहीं मुझे राइटर बनना है। और फिर मैंने ऐसा BHU में लेकर मैं आया, वो चीज़ वो दिमाग में लेकर आया कि नहीं मुझे राइटर बनना है। लेकिन वो स्टार्ट राकेश सर से हुआ, ग्रेजुएशन से हुआ, प्लेटफॉर्म से ही हुआ। उनकी मथुरा पटना आती थी, वहाँ पे मुझे रोक कर पढ़ाते थे। जब उनकी ट्रेन चली जाती थी फिर मैं उनका पैर छूकर फिर मैं निकलता था। ऐसे प्रोसीजर 3 साल कंटिन्यू चला। वहाँ से मेरे दिमाग में हमेशा वो मुझे यही कहते थे कि बेटा इतिहास नहीं रचोगे तो दुनिया याद नहीं करती है। उनका एक ही शब्द था, इतिहास नहीं रचोगे तो दुनिया याद नहीं, जो सो गया वो कुछ नहीं पाता है। तो आप गाजीपुर में आपने सपना देखा कि आपको राइटर बनना है, उसी सपने के साथ आप BHU में आए। जी। तो जब आप अपनी कहानी लेकर आप जब डायरेक्टर्स के पास घूम रहे थे जी, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। और जब आपको जब पहला फ़ोन आया कि आपने जो कहानी जमा की है उस पर फिल्म बनने वाली है, तो उस अनुभव को भी हमारे साथ साझा कीजिए। एक्चुअली मैं फ़र्स्ट टाइम में एक्चुअली, हालांकि फ़िल्म बड़ा कहानी हो, जब तक आप ये फिल्म को जो फंडामेंटल है ना, पैसे लगाने वाले आप पे ट्रस्ट नहीं करते हैं। जब तक आप, हर कोई वो सोचता, हर प्रोड्यूसर वो सोचते हैं कि मैं उसी को फिल्म लिखवाऊँ जो फिल्म लिख चुका है, वो राइटर जिसके पास एक्सपीरियंस है। अदरवाइज नए लोगों पर रिस्क होता है वो, हालांकि हर कोई नया होता है, ऐसी कोई बात नहीं, हम भी नए थे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक प्रोड्यूसर को ट्रस्ट करना पड़ेगा। तो मुझे फर्स्ट टाइम मैं फिल्म जो लिखा था वो बड़ा रेयर, बड़ा कम पैसे में लिखा था। मतलब मैं पैसे अमाउंट नहीं बता सकता, लेकिन एक कम ही पैसे था। मुझे एक सनक थी कि मुझे बस नाम आना चाहिए, मेरा नाम आना चाहिए फिल्म में, क्योंकि नेक्स्ट प्रोड्यूसर को फिर मैं पिंच करूँगा अपनी स्टोरी, पिच करूँगा तो फिर उनको लगेगा फिर ये नया है। तो मैं सोचता कि नाम आना चाहिए। और मैं उसको लिखा तो वो बोले कि देख अगर रिस्क होगा तो पैसे तुम्हें देना पड़ेगा 3 लाख रुपये। तो मैंने बड़ा रिस्क लिया। मैंने कहा ठीक है सर, अगर ये स्टोरी अगर अच्छी नहीं होगी तो मैं 3 लाख रुपये में देने के लिए, मैं एक कंडीशन था मेरे सामने ऐसा। मैंने कहा ठीक है सर, मैं लिखा। हालांकि स्टोरी बहुत पसंद आई, उनको बड़ा अप्रिशिएट किए। उनको मैं अभी फ़िलहाल में उनकी 7 फिल्म में साइन करके रखा हूँ। वो कॉन्फिडेंस से आज भी वो बोलते हैं त्रिलोकी, मैं पहले दान जब तुझे देखा था तो मुझे ये भरोसा नहीं था कि यार तो इस हिसाब से तेरी राइटिंग रहेगी, इस हिसाब से तू आगे बढ़ेगा। लेकिन थैंक यू उनके लिए भी, वो भी प्रोड्यूसर सर के लिए। इसलिए नाम नहीं ले रहा हूँ क्योंकि काफ़ी लोग जुड़े हुए मेरे से, वो लगेंगे दूसरे, ऐसा ना हो कि मेरा मार्केटिंग ख़राब कर देंगे, भाई इतने में लिखा है तो हमसे इतना पैसा के, एक मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू है, तो इसलिए नाम नहीं ले रहा हूँ। त्रिलोकी जी, आपने अभी बताया कि जब आपको पहली फिल्म मिली जिसको आपने लिखा और वो फिल्म बन गई जी, तो आप मुझे अब आगे बताइए कि ये जो भोजपुरी जो सिनेमा जगत जो है, जो इंडस्ट्री है जी, वो नए कलाकारों को किस तरीके से बढ़ावा देती है या कैसी है, और आज मौजूदा समय में आप उसको कहाँ देखते हैं? एक्चुअली मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जो नए कलाकार हैं, हालांकि हर फील्ड में कंपटीशन है, ऐसा हम ये नहीं कह सकते कि इसमें कंपटीशन नहीं है भाई, लेकिन यहाँ पे अगर आपके पास क्वालिटी है कोई भी, जैसे आप राइटिंग का स्किल है, चाहे एक्टिंग का स्किल है आपके पास, यहाँ पे अगर लोग आपको जान गए कि नहीं ये कंफर्ट है, कंफर्ट इन द सेंस मतलब उनके साथ कुछ बेहतर, इंडस्ट्री के लिए बेहतर कर सकते हैं, तो बड़ा इज्जत होती है। और उनको अब कोई रोक नहीं सकता। उनकी लाइफ 100% सक्सेसफुली हो गई, सक्सेस हो गई, और पुट फॉरवर्ड उनकी लाइफ स्पीडली हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। और नए कलाकार का मतलब ये इसमें सीखना पड़ता है, एक्सपीरियंस जितना, ये ऐसे प्लेटफॉर्म है कि इसमें एक्सपीरियंस का ही इम्पोर्टेंस ही दी जाती है। आपके पास जितना एक्सपीरियंस है आप शेयर करोगे
और चाहे आप राइटिंग के माध्यम से शेयर करो या कैमरा के माध्यम से शेयर करो या डायरेक्शन पॉइंट ऑफ के माध्यम से शेयर करो, लेकिन अगर शेयर करते हो और बेस्ट परफॉर्मेंस देते हो तो कहीं ना कहीं बेहतर है आपके लिए। और ये ऐसी इंडस्ट्री है ये ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे नेम फेम दोनों मिलता है। यहाँ पे हमको लगता है कि जहाँ तक मेरी सोच है कि मैं इसके ऊपर कभी नहीं सोचा। एक बिजनेसमैन भी इसमें आकर सोचता है, लेकिन इसमें से कोई ऐसा नहीं है। इसके ऊपर मैंने कभी काफ़ी ट्राई किया कि इसके ऊपर भी मैं जाकर कुछ पैसे कमाऊं, लेकिन मैं कभी सोच ही नहीं सका। हमेशा इसी के इर्द गिर्द, मुझे इसके ऊपर कुछ नहीं लगा, मुझे सब चीज़ के नीचे लगा। और मैं बहुत खुशनसीब हूँ और हर वो कलाकार खुशनसीब होगा, हर वो पार्टिसिपेटर खुशनसीब होगा जो पार्टिसिपेट किया होगा इस फिल्म इंडस्ट्री में, वो क्योंकि मतलब बड़ा अच्छा लगता है लोग जब रिस्पेक्ट देते हैं और पैसे मिलता है तो आपने अभी बताया भोजपुरी फिल्म के जो स्ट्रगल के बारे में बताया। अगर आपको आपने ये भी बताया कि आपको अगर एक्सपीरियंस है तो आपको आसानी से मौके मिल जाते हैं, लेकिन भोजपुरी सिनेमा के बारे में एक आम राय ये बन चुकी है लोगों के बीच में कि उसमें अश्लीलता है जी। और अश्लीलता की वजह से एक जो बुद्धिजीवी वर्ग है उससे अपने आप को जुड़ाव महसूस नहीं कर पा रहा है। तो ये जो जुड़ाव महसूस नहीं, जो अलगाव की जो स्थिति बनी है जी, तो उसको आप किस तरीके से देखते हैं? नहीं, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हालांकि भोजपुरी में भी नहीं है, हिंदी फिल्मों में भी है, लेकिन तरीका अलग अलग होता है दिखाने का। बाहुबली में भी वो मिस्टर मौली साहब भी दिखाए थे, लेकिन उनका तरीका अलग अलग होता है। ये हम भोजपुरी में ज़रूर कहेंगे गाने के माध्यम से, सॉन्ग के माध्यम से, कि हालांकि मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, तो इस तरीके से उनके दिमाग में है, राइटरों के दिमाग में, कि पुरुष प्रधान देश है तो जो औरतें हैं वो कुछ नहीं है। लेकिन वो भूल जाते हैं कि नहीं, औरत का अहम भूमिका होता है हमारे जीवन में, बहुत ज़्यादा भूमिका होता है। और दूसरी बात है कि मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि या तो लिरिक्स लिखने वाले राइटर को और स्क्रिप्ट, कोई भी राइटर हो, जो भी राइटर हो, उसको पढ़ना चाहिए। जिस दिन वो पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, किताबी नॉलेज लेना स्टार्ट कर दिए, मतलब ऑब्जर्वेशन पावर उनका स्ट्रांग होने लगा, मुझे नहीं लगता कि इस तरीके से शब्द यूज करें जिससे आघात पहुँचे हमारे ऑडियंस को, आघात पहुँचे हमारे जो सीनियर सिटीजन है, किसी को आघात नहीं पहुंचेगा। लेकिन वो पढ़े तो, और पढ़ना चाहिए। मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि मैं बिंग राइटर, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं ऐसे राइटरों को जो लिरिक्स राइटर हैं, चाहे स्क्रिप्ट लिखते हैं। भोजपुरी फिल्म में भी काफ़ी ऐसे स्क्रिप्ट राइटर हैं जो काफ़ी एक्सपीरियंस है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो गलत लिखते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि और कोशिश हम लोग करें ना तो काफ़ी बेहतर वे में इस फिल्म इंडस्ट्री को ले जाया जा सकता है। और स्क्रिप्ट मतलब फिल्म इंडस्ट्री, अगर इंडस्ट्री कहीं भी जाती है, किसी के माध्यम से जाती है, तो है पहला प्रोमिनेंट है वो है राइटर के माध्यम से ही फिल्म इंडस्ट्री ग्रो करती है या डाउन होता है, इसका उसी पे डिपेंड होता है। तो हम जैसे राइटरों को पढ़ना चाहिए और काफ़ी एफर्ट करना चाहिए। तो आपने सही बताया कि ये जो जब आप पढ़ते नहीं हैं, साहित्य को जब आप पढ़ते नहीं हैं, तो आप अश्लीलता का सहारा ले सकते हैं ताकि आपकी फिल्में चलें। जी, क्योंकि शब्दों का आपके पास सलेक्शन नहीं है, आप कलेक्शन नहीं है। दूसरी बात, कलेक्शन होते हुए भी आपको सलेक्शन जरूरी है कि कौन सा शब्द हम चुनिंदा शब्द यूज करें। आप इसलिए मतलब इस तरीके से हम थोड़ा सा सहारा लेना पड़ता है। थोड़ा सा का जो लेने वाले हैं बहुत लेते हैं, लेकिन नहीं लेना चाहिए। मेरे जहाँ तक मेरी पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं लेना चाहिए। और जैसे एक प्रश्न ये भी है कि भोजपुरी हमारी मातृभाषा है जी, और भोजपुरी के लिए भी कुछ लोग संघर्ष कर रहे हैं जिसको 8वीं अनुसूची में इसको शामिल करवा के इसको भाषा का दर्जा दिलवाया जाए। जी। तो समस्या ये है कि जब आप इस तरीके के जब अश्लील जब गाने या फिल्में बनाते हैं तो ये आपका जो इमेज जो होता है वो खराब होता है। आप जैसे अगर आप बाहर आप जाते हैं तो आप एज अ भोजपुरी स्पीकर आप और हम नहीं चाहते हैं कि आप सिर्फ लॉलीपॉप लागे लोग की वजह से जाने जाए या जो अश्लील गाने हैं उसकी वजह से जाने जाए। तो त्रिलोकी जी आप एक लंबा सफ़र तय कर चुके हैं, पिछले 4-5 सालों से आप भोजपुरी सिनेमा लिख रहे हैं। तो आप हमें ये बता सकते हैं कि जो भोजपुरी सिनेमा में जो अश्लीलता है उसको दूर कैसे किया जाए और आपकी कैसे कोशिश है, आप मतलब किस तरीके से उसमें लगे हैं कि अश्लीलता को खत्म किया जाए? एक जागरूकता के हिसाब से ही ख़त्म किया जाएगा। जिस दिन आपको ये पता चल जाएगा कि जो चीज़ मैं लिखता हूँ वो मेरे घर वाले प्रीफर नहीं करते हैं, घर वाले नहीं देखते हैं, आपको उस घर के मेंबर के हिसाब से आप सोचोगे, सोसाइटी के मेंबर के हिसाब से आप जिस दिन सोचना स्टार्ट कर दोगे, उस दिन आपको लगेगा कि नहीं मैं कहीं ना कहीं गलत कर रहा हूँ यार। लेकिन आप तो ये सोच रहे हो कि मुझे कितना अधिक से अधिक पैसे कमा लें, आप ये सोच रहे हो कि यार कितना अधिक से अधिक मैं, आपको ये लगता है कि लोग बुराई तो कम, आपको बुराई नहीं दिखता, आपको ये दिखता है कि मेरा ये गाना हिट हो गया। हालांकि उस गाने हिट होने के पीछे भी काफ़ी जो हमको लगता है कि 50% से का 40% वो जो लोग हैं जो विरोध में हैं आपके गाने के, कि नहीं ये गलत है, ऐसा नहीं गाना चाहिए, वो आपको दिख ही नहीं रहा। आप 60% पे आप वो कर रहे हैं कि नहीं मतलब 60% में 60% आदमी हमारे तारीफ़ कर रहा, मेरा इतना मिलियन चला गया, उतना मिलियन से भाई मिलियन जाए,
मैं ही नहीं कर रहा हूँ कि मिलियन, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप एफर्ट करते हो, मेहनत करते हो, आपको कई मिलियन जाए, लेकिन हमें उस मिलियन का क्या फ़ायदा जो हम 100% सोसाइटी को लेकर नहीं चल पाते। ऐसे मैं तारीफ़ ऐसे लोगों का नहीं करूँगा। जो मैं चाहता हूँ कि आपका लिखा हुआ चीज़ 100 में 100 लोग देखें, 100 में 100 लोग क्रिटिसाइज करें, अप्रिसिएट करें, तब आप एक सक्सेस राइटर हैं, सक्सेस जो भी आप कहना चाहते हैं वो चीज़ है। आप इंडस्ट्री और आपके ही माध्यम से इंडस्ट्री हमारी अच्छी पैदान पे जाएगी, अच्छी ग्रो करेगी। हाँ, कोशिश यही, बिल्कुल यही कोशिश होनी चाहिए जैसा आप बता रहे हैं कि जो फिल्में, जो हमारी भोजपुरी फिल्में जो हैं वो कंटेंट से कम और जो अश्लीलता जो उसमें है उसकी वजह से लोगों के बीच में ज़्यादा पॉपुलर और बाकी जो दूसरे जो इंडस्ट्री जो हैं जैसे बंगाली फिल्म इंडस्ट्री है या साउथ इंडियन की जो मलयालम फिल्म इंडस्ट्री है, वो लोग अपनी कंटेंट की वजह से ग्रो कर रहे हैं, उनका नाम है भाई। तो पंकज भाई, आप जो कह रहे हैं, मैं सॉरी, मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ। मेरे कहने का मतलब है कि कंटेंट आएगा तब जब आप पढ़ोगे। जी बिल्कुल। हम कहते हैं कि बंगाली फिल्म कितनी बेहतर हो रही है, बंगाली फिल्म बेहतर हो रही है तो बंगाली लोग कितना एजुकेटेड हैं, इस पर भी तो हमें ध्यान देना है ना। जी। साउथ फिल्म, वो भी रीजनल फिल्म है, तेलुगु हो गया, कन्नड़ हो गया और मलयालम हो गया, 3 रीजनल फिल्म है जो ब्लॉकबस्टर है, जो हम लोग प्रीफर करते हैं। हम लोग भोजपुरी के होते हुए, हमारी भोजपुरी मदर टंग है, फिर भी हम उसको प्रीफर करते हैं, ना कि भोजपुरी फिल्म को। क्यों? रीज़न ये है कि वो इंडस्ट्री के लिए मरते हैं, एक्सपेरिमेंटेड फिल्म बनाते हैं, उनको लगता है कि हमारा जीवन, वो समर्पण कर देते हैं फिल्म इंडस्ट्री के लिए। यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे मैंने बोला कि मैंने पहले ही आप जो पूछे तो मैं आंसर दिया कि अगर राइटर नहीं पढ़ेंगे तो हमारा भोजपुरी इंडस्ट्री इसी तरह पीछे रहेगी। उन्हीं के दम पे आज हम बंगाली फिल्म का नाम लेते हैं, बंगाली इंडस्ट्री का, साउथ का, तो कहीं ना कहीं वो राइटर पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड है, वेल एजुकेटेड है, मरते हैं, सेक्रीफाई किए खुद के लिए, खुद को इंडस्ट्री के नाम पे कि नहीं मैं अगर इतिहास नहीं रचा तो क्या मतलब है फिल्म इंडस्ट्री में आने से। और हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ ये होता है कि अगले महीने में रूम भाड़ा देना है तो कैसे पैसे कमाया जाए, महीने का खर्च के लिए, इसलिए हम लोग कुछ नहीं कर पाते। टाइम ही नहीं है यार भाई हम लोगों को पढ़ने के लिए, और पढ़ना चाहिए। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप पढ़ना। अगर भोजपुरी इंडस्ट्री के बारे में अच्छे शब्द और अच्छे विचारक हो, अच्छे थिंकर हो, सोचते हो कि भोजपुरी इंडस्ट्री ग्रो करे, तो मैं राइटर, चाहे मोस्टली मैं काफ़ी लोगों को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, राइटर ही नहीं, काफ़ी लोग, प्लीज़ आप एक्सपेरिमेंट करिए, पढ़िए, डिफरेंट लिटरेचर पढ़िए, बुकें पढ़िए, काफ़ी ऐसे बुक है जो आप पढ़िए उसको, तब जाकर हमारी फिल्म इंडस्ट्री, भोजपुरी इंडस्ट्री ग्रो करेगी। तो आपने अभी तक कितनी भोजपुरी फिल्में बनाई हैं? कम से कम अभी तो मैं 9 फिल्म बनाया है, लेकिन अभी मैं कम से कम 19 फिल्म में साइन करके रखा हूँ। तो आप ऑडियंस फोरम के दर्शकों को ये बताएंगे कि आपने जो 9 फिल्में बनाई उसमें आपने डबल मीनिंग वर्ड्स का और अश्लील चीज़ों का उपयोग नहीं किया? नहीं, और न मैं करूँगा। रिकॉर्ड में कम से कम 7-8 फिल्म मैं ऐसे छोड़ा जो मुझे डायरेक्टर प्रीफर करता था कि मुझे ऐसा फिल्म बनाना है जो ऑडियंस को मुझे नॉलेज नहीं देना, मुझे मतलब ऐसे ज्ञान नहीं बांटना है, मुझे फिल्म बनाना है। मैंने उसको छोड़ दिया। मैंने कहा मुझे पैसे ऐसा भी नहीं कमाना है, मैं फिल्म इंडस्ट्री से भी बाहर, मैं कंपनी में भी काम करके बेहतर पैसे कमा सकता हूँ। इसलिए मैंने काफ़ी ऐसे फिल्म ड्रॉप किया। मुझे नहीं बनाना है यार। मैं प्रॉमिस करता हूँ, मैं जो आपके चैनल के माध्यम से, ऑडियंस फोरम के माध्यम से, कि मेरा एक भी शब्द अगर वल्गर जिस दिन गया उस दिन मैं त्याग दूंगा अपनी फिल्म इंडस्ट्री। हाँ, अलग चीज़ है इंडस्ट्री, अगर मेरे न रहते हुए अगर डायरेक्टर चाहे वहाँ पे करेक्शन करके कुछ दूसरा चीज़ लिख दे, मैं उसका जिम्मेदार नहीं हूँ, लेकिन मेरे पेन से मैं वादा करता हूँ कि मेरे पेन से एक भी शब्द वल्गर नहीं जाएगा। हाँ, जाएगा तो कहीं ना कहीं एक बेहतर शब्द जाएगा, बेहतर सेंटेंस जाएगा। भले मुझे गूगल से, मैं मोस्टली गूगल से सर्च करके लिखता हूँ, मोस्टली किताबों से, जैसे रंगभूमि हो गया, कर्मभूमि हो गया, गोदान हो गया, मैं ऐसे पढ़ता रहता हूँ, इनसे खोज कर मैं लिखता हूँ। लेकिन मैं नहीं, मेरे पेन से एक शब्द नहीं वैसा जाएगा जिसका डबल मीनिंग हो। आगे की बात ये है, बात को आगे बढ़ाते हैं। बात ये है कि जैसे अभी जो एक अश्लीलता के खिलाफ जो लोगों ने एक मुहिम छेड़ रखी है, एक बुद्धिजीवी वर्ग ने एक मुहिम छेड़ रखा है कि आप अश्लील फिल्मों को नहीं देखा जाएगा, इसका उसका विरोध किया जा रहा है। जी। तो आप चूँकि इस इंडस्ट्री में हैं, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो उसका कितना प्रभाव पड़ा है? आप देखते हैं कि एक बदलाव की तरफ है, एक रुख बदलाव की तरफ नहीं? हाँ, रुख तो बदलाव की तरफ है। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ उन लोगों को जिन्होंने ऐसा मुहिम छेड़ा है। बहुत ऐसे राइटर हैं जो मतलब सोच रहे हैं कि यार ऐसा न हो। दूसरी पर मुझे ऐसा लग रहा है कि दिनेश जी माननीय जो माननीय सांसद, ये मनोज तिवारी जी, माननीय सांसद रवि किशन जी, ये लोग तीनों लोग मिलकर एक, हमको लगता है कि भोजपुरी में सेंसर बोर्ड भी बैठाने वाले हैं गाने को, कि अगर ऐसा गाना हो तो उसका गाना रिलीज़ ना किया जाए। अच्छा रहेगा कि आप लोग ये मतलब ये एक प्लान बनाकर ये मिशन छेड़ें, और उसको मुझे लगता है कि आप लागू करना भी आप लोगों के हाथ में, लागू भी कर देंगे।
और जिस दिन से और ये जो मुहिम चला है ना बदलाव वाला कि नहीं गंदगी हम हटाएंगे, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। बड़ा प्रभाव पड़ा है, लोग अब जागरूक होने लगे हैं। फिल्म इंडस्ट्री के भी लोग जागरूक होने लगे हैं कि जो लिरिक्स राइटर है वो भी जागरूक होने लगे, नहीं हमें ऐसा गाना नहीं करना। और धीरे धीरे वो आपको लगा कि धीरे धीरे अचानक नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे हो रहा, मुझे फील हो रहा मैं कि धीरे धीरे वो बदलाव आ रहा है। त्रिलोकी जी, आप हमसे जुड़े इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत सी जानकारियाँ हमको दी, जो जिन जानकारियों से, जिन बातों से हम अवगत नहीं थे। आपने भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के बारे में बताया, कैसे एक नया आदमी जब उसमें प्रवेश करता है तो कैसे स्ट्रगल करता है, एक्सपीरियंस का कितना फ़ायदा होता है। जी जी। अश्लीलता को लेकर आपसे हमारी जो बात हुई उसमें आपने बताया कि किस तरीके से लोगों के द्वारा जब मुहिम छेड़ी गई है तो किस तरीके से उस पर असर पड़ रहा है। त्रिलोकी जी, आपने ऑडियंस फोरम के लिए समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपकी जो आने वाली फिल्में हैं उसके लिए हम बहुत सारी शुभकामनाएं आपको देते हैं। थैंक यू सो मच। और हम वीडियो का अंत करते हैं। नमस्कार। मैं ऑडियंस फोरम ये चैनल के माध्यम से एक मैं शायर बोलना चाहता हूँ, बड़ा इम्पैक्टिव है। मैंने खुद अपने जीवन पे लिखा है वो, कि कौन कहता है कि वक्त इंसान के तजुर्बे से बड़ा होता है, फरियादें उन्हीं की पूरी होती है जो शिद्दत से सजदा करते हैं। और इसके लिए इसी से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू सो मच।